आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल आईक्यू से एक अहम बात सरल शब्दों में समझा रहा हूं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए कुछ बुनियादी वित्तीय समझ चाहिए। उनमें से पहली और सबसे जरूरी समझ है ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जब दांत में दर्द होता है तो साफ संकेत मिलता है कि दांत में कोई समस्या है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। उसी तरह जब आमदनी कम होती है या पैसे की तंगी रहती है तो यह संकेत है कि पैसों से जुड़ी कोई समस्या है। जैसे ही हम उस समस्या को समझकर उसे ठीक करना शुरू करते हैं, वैसे ही पैसों की परेशानी कम होने लगती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा बेचना चाहता है, लेकिन वह बहुत झिझकता है और लोगों के मना करने से डरता है। यह एक बड़ी रुकावट है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर वह व्यक्ति इस डर को पहचान ले, सीखने का फैसला करे, किताबें पढ़े या सही प्रशिक्षण ले, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो वह बेहतर तरीके से बात कर पाता है, ज्यादा बेच पाता है और उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। यहाँ पैसा इसलिए बढ़ा क्योंकि एक समस्या को समय रहते सुलझा लिया गया। सीधी बात यह है कि जितनी ज्यादा पैसों से जुड़ी समस्याएं आप हल करते हैं, उतनी ही आपकी कमाई बढ़ती है। ये एक सीढ़ी की तरह होता है। शुरुआत में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे जानकारी की कमी या खुद पर भरोसा न होना। इन्हें हल करते ही आप अगले पायदान पर पहुंचते हैं, जहां थोड़ी बड़ी चुनौती आपका इंतजार करती है। हर बार जब आप एक समस्या सुलझाते हैं, आप थोड़ा और समझदार बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप अपनी पैसों की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहते हैं, तो समय के साथ हालात और बिगड़ते जाते हैं। छोटी समस्या धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान उन कामों को करने पर मजबूर हो जाता है जिन्हें वह कभी करना नहीं चाहता था, और बाद में पछताता है कि काश उसने समय रहते कदम उठाया होता। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी है। एक किसान एक मुर्गे के पास जाता है और कहता है कि अब से तुम सुबह व बांग नहीं दोगे। डर के कारण मुर्गा चुपचाप मान जाता है। कुछ समय बाद किसान कहता है कि अब तुम मुर्गियों की तरह चलोगे। मुर्गा फिर विरोध नहीं करता। धीरे धीरे वह अपने असली स्वभाव को ही भूल जाता है। आखिर में किसान उससे असंभव मांग करता है, और तब मुर्गे को समझ आता है कि उसे शुरुआत में ही आवाज उठानी चाहिए थी। अब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी भले ही साधारण लगे, लेकिन असल जिंदगी में बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे अपनी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते रहते हैं, डर के कारण चुप रहते हैं और बाद में ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं जिसमें न संतोष होता है न गर्व। इसलिए जरूरी है कि पैसों से जुड़ी दिक्कतों को पहचानें, उनसे भागे नहीं बल्कि समय रहते उन्हें सुलझाएं। यही रास्ता आपको ज्यादा कमाने और बेहतर जिंदगी की ओर ले जाता है। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा तो चाहते हैं, लेकिन उन समस्याओं से गुजरना नहीं चाहते जिनसे होकर पैसा आता है। सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ता कोई नहीं चुनना चाहता। इसे डॉक्टर बनने के उदाहरण से समझिए। बहुत से लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब लंबी पढ़ाई, कड़ी ट्रेनिंग और सालों की मेहनत सामने आती है, तो वहीं रुक जाते हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि वही मेहनत और वही प्रक्रिया उन्हें काबिल बनाती है, सिर्फ डॉक्टर की कमाई नहीं। असल सच यह है कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि पैसा कमाने की प्रक्रिया आपको अमीर बनाती है। अमीर बनने के लिए यह मानना जरूरी है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे ही आप एक समस्या हल करेंगे, सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप छोटी समस्याएं सुलझाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी समस्याओं से निपटने लगते हैं। यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। जब आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की समस्याएं भी हल करना शुरू कर देते हैं, तब आपकी तरक्की की कोई सीमा नहीं रहती। आसान भाषा में कहें तो पैसा कमाने के तरीकों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हर समस्या अपने साथ कमाई का एक मौका लेकर आती है। कियोसाकी बताते हैं कि जब वे छोटे थे, तब उनके रिच डैड ने उनसे कहा था कि पैसों की समस्याएं इंसान को समझदार बनाती है।
अगर वह उन्हें हल करे। अगर आप अपनी पैसों की समस्या को सुलझाते हैं तो आपकी वित्तीय समझ बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हालत भी बेहतर होती जाती है। लेकिन अगर आप पैसों की समस्याओं से भागते हैं तो वही समस्याएं आगे चलकर कई और परेशानियां खड़ी कर देती हैं और इंसान धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने दांत दर्द का उदाहरण दिया। पैसों की समस्या दांत दर्द जैसी होती है। अगर दांत दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह दर्द आपको बेचैन करता रहता है। जब इंसान बेचैन रहता है तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, जल्दी गुस्सा हो जाता है और गलत फैसले लेने लगता है। समय के साथ बीमारी बढ़ती जाती है। फिर ऐसा दिन भी आ सकता है जब आप काम पर जा ही ना पाएं और नौकरी से हाथ धो बैठें। नौकरी चली गई तो किराया देने की समस्या खड़ी हो जाती है। अगर किराया नहीं दे पाए तो रहने की जगह चली जाती है। इंसान बेघर हो जाता है, लेकिन दांत का दर्द तब भी बना रहता है। यह उदाहरण भले ही बड़ा लगे, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि यह बात उनके दिमाग में हमेशा रही। इसी वजह से उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि समस्याओं को छोटा रहते ही सुलझा लेना चाहिए। अधिकतर लोग अपनी पैसों की दिक्कतों को तब नहीं सुलझाते जब वे छोटी होती हैं। वे टालते रहते हैं, अनदेखा करते रहते हैं और बाद में वही छोटी दिक्कतें बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसके बाद कियोसाकी दूसरी वित्तीय समझ की बात करते हैं, जो है अपने पैसे की रक्षा करना। पहली समझ यह देखती है कि आप कितना कमाते हैं, जबकि दूसरी समझ यह देखती है कि आप अपने पास कितना बचा पाते हैं। मान लीजिए एक एक आदमी साल में बहुत ज्यादा कमाता है और दूसरा उससे कम कमाता है। ऊपर से देखने पर पहला आदमी ज्यादा समझदार लगेगा, लेकिन अगर ज्यादा कमाने वाला आदमी अपना आधा पैसा टैक्स और फालतू खर्चों में खो देता है और कम कमाने वाला आदमी समझदारी से टैक्स बचाता है और खर्च पर कंट्रोल रखता है, तो असल में दूसरा आदमी ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है। इसलिए सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। जो पैसा आप मेहनत से कमाते हैं उसे संभाल कर रखना और बचाना भी उतना ही जरूरी है। यही समझ इंसान को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि दूसरे आदमी की फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 पहले वाले से बेहतर है। पैसा कमाने के साथ साथ उसे बचा पाना भी उतना ही जरूरी है। अपने पैसों को फाइनेंशियल प्रीडेटर्स से बचाना बहुत जरूरी होता है। दुनिया ऐसे लोगों और संस्थाओं से भरी है जो किसी न किसी तरीके से आपका पैसा निकालने का मौका ढूंढते रहते हैं। इनमें से कई लोग और संगठन बहुत चालाक होते हैं और उनके पास ताकत भी ज्यादा होती है। अगर वे आपसे ज्यादा समझदार या ताकतवर हुए तो आपका पैसा उनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से फाइनेंशियल आईक्यू का दूसरा हिस्सा इतना अहम है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब उनके रिच डैड ने उन्हें एक बहुत ही आसान उदाहरण से पैसे को बचाने की अहमियत समझाई थी। उन्होंने कहा था कि एक किसान को अपनी फसल को खरगोशों, पक्षियों और कीड़ों से बचाना पड़ता है। ये तीनों किसान के लिए चोर होते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि खरगोश और पक्षी हमें प्यारे लगते हैं और हम उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं मानते। रिच डैड ने यही उदाहरण इसलिए चुना था ताकि यह समझाया जा सके कि हमारी दौलत के सबसे बड़े चोर हमेशा अपराधी नहीं होते। कई बार ये वही लोग या संस्थाएं होती हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं या जिनसे हमें लगता है कि वे हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं और इसी वजह से हमारी जेब तक उनका हाथ आसानी से पहुंच जाता है। रिच डैड कहा करते थे कि बहुत से लोगों की पैसों की परेशानी की असली वजह यह है कि उनकी जेब में बहुत सारे हाथ घुसे हुए होते हैं। जितने ज्यादा हाथ उतना कम पैसा बचता है। उनकी फाइनेंशियल प्रेडेटर्स की सूची में सबसे ऊपर थे ब्यूरोक्रेट्स। टैक्स हम सबका सबसे बड़ा खर्च होता है। टैक्स सिस्टम का काम हमारा पैसा इकट्ठा करना और उसे सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना होता है, जो उसे खर्च करते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स पैसा खर्च करने में तो माहिर होते हैं, लेकिन पैसा कमाना उन्हें उन्हें नहीं आता।
अगर उन्हें पैसा कमाना आता तो शायद वे सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि किसी बिजनेस में होते, क्योंकि उन्हें कमाने का अनुभव नहीं होता लेकिन खर्च करना अच्छा लगता है। इसलिए वे टैक्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने के नए तरीके खोजते रहते हैं। हम पहले ही अपनी आमदनी पर टैक्स देते हैं, निवेश पर टैक्स देते हैं, घर और गाड़ी पर टैक्स देते हैं। कई बार तो टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ठीक से पता भी नहीं चलता। ये सब यह कहकर वसूले जाते हैं कि इससे समाज का भला होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जाती हैं। वजह यह है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट समस्याओं को हल करना नहीं जानते, वे सिर्फ उन पर पैसा खर्च करना जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कियोसाकी सरकार या टैक्स देने के खिलाफ है। उनके रिच डैड का मानना था कि टैक्स सभ्य समाज में रहने की कीमत है। टैक्स से स्कूल चलते हैं, शिक्षक, पुलिस और सड़कें मिलती हैं। लेकिन उनकी परेशानी यह थी कि ज्यादातर बार समस्याएं सुलझती नहीं थीं, इसलिए टैक्स बढ़ते ही चले जाते थे। इसी कारण रिच डैड की सोच साफ थी। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स का काम है कानूनी तरीके से आपकी जेब में हाथ डालना, और आपका काम है उन्हें जितना कम हो सके उतना ही पैसा लेने देना। दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सबसे कम कमाते हैं वही प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। यही वजह है कि पैसा बचाने की समझ सिर्फ कमाने से भी ज्यादा जरूरी बन जाती है। वॉरेन बफेट ने टैक्स को लेकर एक बार कहा था कि अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोग अपनी रिसेप्शनिस्ट से भी कम टैक्स देते हैं। उनका कहना था कि अगर आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले 1% लोगों में हैं, तो आपके ऊपर बाकी 99% लोगों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी आती है। लेखक बताते हैं कि अगर आप टैक्स से अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अलग-अलग तरह की कमाई पर टैक्स कैसे लगता है। कमाई के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहली है अर्न्ड इनकम, यानी वह पैसा जो आपको किसी कंपनी या नौकरी के बदले मिलता है। दूसरी है पोर्टफोलियो इनकम, जो शेयर और बॉन्ड जैसे निवेश से आती है। तीसरी है पैसिव इनकम, जो ऐसे एसेट्स से मिलती है जो बिना रोज काम किए पैसा देते रहते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट। नौकरी से मिलने वाली कमाई पर टैक्स से बचाव बहुत कम होता है, जबकि पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम में टैक्स से बचने के ज्यादा रास्ते होते हैं। यही वजह है कि कियोसाकी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के खिलाफ है। दूसरे फाइनेंशियल प्रीडेटर्स होते हैं पार्टनर्स। यह सोचना कि जिंदगी हमेशा अच्छे से चलती रहेगी एक भ्रम है। हमेशा खुशी खुशी साथ रहने की कहानियां सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती हैं। असल जिंदगी में हालात बदलते रहते हैं, इसलिए एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। शादी से पहले प्रीनप की बात करना भले अजीब लगे, लेकिन आर्थिक रूप से यह समझदारी का फैसला हो सकता है, खासकर आज के समय में जब तलाक की दर बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब आप किसी के साथ नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो शुरुआत में एग्जिट अग्रीमेंट के बारे में सोचना मुश्किल लगता है, लेकिन समझदार इंसान अग्रीमेंट में जाने से पहले बाहर निकलने का रास्ता भी तय करता है। आपको कभी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। मौत सबसे आखिरी एग्जिट है, और उस समय भी फाइनेंशियल प्रेडेटर दार्स सामने आ जाते हैं। अगर आप अमीर हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल समझ कम है, तो इसका नुकसान आपके अपने लोगों को झेलना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी अमीर इंसान के अंतिम संस्कार में ऐसे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जिनसे वह कभी मिला तक नहीं होता। तीसरे प्रीडेटर्स होते हैं लॉयर्स। आपको वह मामला याद होगा जब किसी ने मैकडॉनल्ड्स पर इसलिए केस कर दिया क्योंकि कॉफी बहुत गर्म थी। यह एक उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग और वकील अदालतों का इस्तेमाल करके दूसरों का पैसा लेना चाहते हैं। ऐसे वकील भी होते हैं जिनका मकसद ही लोगों को कोर्ट में घसीटना और उनसे पैसे निकलवाना होता है। इन खतरों को जानते हुए समझदार इंसान 3 काम करता है। पहला, वह अपने नाम पर कोई कीमती चीज नहीं रखता। पुअर डैड को गर्व था कि उनका घर उनके नाम पर है, लेकिन फाइनेंशियली समझदार लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा, वह तुरंत पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब इंश्योरेंस नहीं मिलती। जलते हुए घर के लिए कोई बीमा नहीं देता।
तीसरा, वह अपने कीमती एसेट्स को एलएलसी जैसी कानूनी संस्थाओं के नाम पर रखता है। चौथे, फाइनेंशियल प्रेडेटर्स होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर असल में सेल्स पर्सन ही होता है। शेयर, बॉन्ड और प्रॉपर्टी की दुनिया में ब्रोकर्स हर जगह होते हैं। आज की एक बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सलाह अमीर लोगों से नहीं, बल्कि सेल्स पीपल से लेते हैं। अगर आप किसी अमीर ब्रोकर से मिले तो उससे पूछिए कि वह अपनी सेलिंग स्किल से अमीर बना या अपनी फाइनेंशियल समझ से। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वॉल स्ट्रीट वह जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में आकर उन लोगों से सलाह लेते हैं जो सबवे से आते हैं। एक अच्छा ब्रोकर चुनने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। सबसे पहले, जिस चीज में आप निवेश करने जा रहे हैं उसके बारे में खुद सीखिए। जानकारी ज्यादा होगी तो आप समझ पाएंगे कि सामने वाला जानकार है या सिर्फ बेचने वाला। दूसरी बात, यह देखिए कि ब्रोकर रिश्ता बनाना चाहता है या बस एक बार की सेल। एक ब्रोकर ऐसा भी था जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही फोन उठाना बंद कर दिया। यह खराब ब्रोकर की पहचान है। वहीं एक अच्छा ब्रोकर हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। तीसरी बात, यह पता करें कि क्या ब्रोकर खुद उसी चीज में निवेश करता है जिसे वह आपको बेच रहा है। अगर उसे खुद भरोसा नहीं है तो आपको क्यों होना चाहिए। पांचवे, फाइनेंशियल प्रेडेटर्स होते हैं बिजनेसेस। हर बिजनेस के पास आपको बेचने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और अगर आप सावधान नहीं हैं तो वही बिजनेस धीरे धीरे आपका पैसा निकालते चले जाते हैं। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ उसे बचाना और समझदारी से संभालना उतना ही जरूरी है। मैं अक्सर खुद से पूछता हूं कि जिस बिजनेस का मैं हिस्सा हूं उसका प्रोडक्ट मुझे अमीर बना रहा है या गरीब। कई बार सच यह होता है कि प्रोडक्ट ग्राहक को अमीर नहीं बनाता, सिर्फ उस बिजनेस को अमीर बनाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि पैसा कहां जा रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। फाइनेंशियल आईक्यू का तीसरा हिस्सा है अपने पैसे की सही बजटिंग करना। बजटिंग में दो शब्द बहुत अहम है। पहला है बजट डेफिसिट, यानी जब खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो। दूसरा है बजट सरप्लस, यानी जब कमाई खर्च से ज्यादा हो। हर इंसान सरप्लस चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग डेफिसिट में जी रहे हैं। यहां तक कि बहुत सी सरकारें भी डेफिसिट में चलती हैं। सरप्लस बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने खर्च कम करें या फिर अपनी कमाई बढ़ाएं। ज्यादातर लोग खर्च काटने का रास्ता चुनते हैं, लेकिन कियोसाकी का मानना है कि खर्च कम करने के बजाय इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और इनकम बढ़ाने के लिए कई बार खर्च बढ़ाना पड़ता है, घटाना नहीं। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है कि जब मैं पहले ही घाटे में हूं तो खर्च बढ़ाने से फायदा कैसे होगा। लेकिन यहां खर्च का मतलब फालतू खर्च नहीं है। कियोसाकी दो तरह के खर्च की बात करते हैं। पहला ऐसा खर्च जो आपको आगे और ज्यादा कमाने में मदद करे। जैसे अगर आपकी दुकान है और सामान नहीं बिक रहा तो मार्केटिंग बंद करने के बजाय उस पर ज्यादा खर्च करना समझदारी हो सकती है। दूसरा खर्च सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह है खुद को पैसा देना। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही पैसा आए, किसी और को देने से पहले खुद को देना। लेखक कहते हैं कि जो पैसा आप खुद को देते हैं उसे खर्च की तरह देखना चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर रखना चाहिए। चाहे आप डेफिसिट में हो, फिर भी खुद को पहले पे करना चाहिए, क्योंकि यही पैसा एसेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। एसेट कॉलम आपका अपना होता है और उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। इसलिए लेखक बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी किम ने इसे कैसे किया। शादी के तुरंत बाद उनके पास भी वही पैसों की परेशानियां थीं जो ज्यादातर नए कपल्स के पास होती हैं। खर्च कमाई से ज्यादा थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने बेटी नाम की एक बुक कीपर रखी। बेटी को साफ कहा गया कि जैसे ही पैसा आए उसका 30% तुरंत निकालकर एसेट कॉलम में डाल देना है। मान लीजिए उनकी इनकम $1000 थी और खर्च $1500, तब भी बेटी को पहले $300 निकालकर एसेट्स में डालने थे। बचे हुए $700 से उसे सारे बिल्स चुकाने थे। यह सुनकर बेटी घबरा गई। उसे लगा कि ये लोग पागल हैं। उसने कहा कि बिल्स कैसे भरेंगे
टैक्स कैसे देंगे। बेटी एक अच्छी बुककीपर थी, लेकिन उसकी सोच एक गरीब इंसान जैसी थी। वह पहले सरकार, बैंक और बाकी सबको पे करती थी और खुद को आखिर में। और क्योंकि आखिर में कुछ बचता ही नहीं था, वह खुद को कभी पे नहीं करती थी। उसकी ट्रेनिंग ने उसे यही सिखाया था कि पहले बिल्स भरो, पहले टैक्स दो। उसे डर लगता था कि कहीं कुछ छूट न जाए। आखिरकार लेखक ने उसे समझाया कि वह उन पर एहसान कर रही है। वह उनकी सबसे बड़ी समस्या सुलझाने में मदद कर रही थी, यानी पैसा न होने की समस्या। और जैसा कि वह जानते थे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से इंसान समझदार बनता है। जब बेटी को यह समझ आ गया कि यह खर्च असल में इनकम बनाने के लिए है, तो वह इस प्लान के लिए तैयार हो गई। हर डॉलर में से वह 30 सेंट बचत और निवेश में डाल देती थी। उसे पता था कि सरप्लस बनाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग भी जरूरी खर्च है। बचे हुए 70 सेंट से उसे टैक्स, लोन और रोजमर्रा के खर्च जैसे बिजली, पानी, खाना और कपड़े चुकाने होते थे। काफी समय तक ऐसा होता रहा कि हर महीने पैसे कम पड़ जाते थे। खुद को पहले पे करने के बाद दूसरों को देने के लिए पैसा नहीं बचता था। लेकिन यही दबाव उन्हें मजबूर करता था कि वे नए तरीके सोचें, नई इनकम बनाएं और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सच में हल करें। कुछ महीनों तक ऐसा हुआ कि हम हर महीने $4000 तक कम पड़ जाते थे। चाहे तो हम ये पैसा अपने एसेट्स से निकाल सकते थे, लेकिन वह हमारा अपना पैसा था। एसेट कॉलम हमारा था और हम उसे छूना नहीं चाहते थे। घबराने के बजाय बेटी हमारे साथ बैठती और साफ साफ बताती कि हम कितने शॉर्ट हैं। एक गहरी सांस लेकर किम और मैं कहते कि अब वापस फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 पर जाने का समय है, यानी ज्यादा पैसा कमाने का। इसके बाद किम और मैं जो भी कर सकते थे वो करते थे। किम अलग अलग बिजनेसेस को फोन करके मार्केटिंग कंसल्टिंग ऑफर करती थी। उसने मॉडलिंग की, कपड़े बेचे, मैंने इन्वेस्टमेंट की क्लासेस ली। मैंने लोगों की शिफ्टिंग में मदद की, जमीन साफ की, जो भी काम मिला वो किया। सीधे शब्दों में कहें तो हमने अपना घमंड छोड़ दिया और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। किसी न किसी तरह हम हर बार संभल ही जाते थे और किसी न किसी तरह बेटी भी हमारे साथ बनी रही। दुख की बात यह है कि बेटी हमारी मदद तो कर सकी, लेकिन अपनी मदद नहीं कर पाई। वह रिटायर हो गई और अब अपनी अकेली बेटी के साथ रहती है। दोनों मिलकर खर्च चलाते हैं, लेकिन उनके पास आज भी बजट सरप्लस नहीं है। फाइनेंशियल आईक्यू का चौथा हिस्सा है अपने पैसे को लेवरेज करना। आसान भाषा में लेवरेज का मतलब है कम से ज्यादा हासिल करना। बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने में कोई लेवरेज नहीं होता, क्योंकि वह पूरा आपका ही पैसा होता है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बैंक आपसे सिर्फ 20% डाउन पेमेंट मांगता है, तो इसका मतलब है कि आपके हर एक डॉलर के बदले बैंक $4 लगा रहा है। लेवरेज की मदद से रिटर्न्स तेजी से बढ़ सकते हैं। कई एडवाइजर्स कहते हैं कि लेवरेज बहुत रिस्की होता है। कियोसाकी मानते हैं कि यह बात अधूरी है। लेवरेज तब रिस्की होता है जब लोग ऐसे एसेट्स में पैसा लगाते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। यहां सबसे जरूरी शब्द है कंट्रोल। अगर आपके पास कंट्रोल है, तो लेवरेज को कम रिस्क के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादातर एडवाइजर्स ज्यादा रिस्क की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं जिनमें कंट्रोल बहुत कम होता है। बिना कंट्रोल लेवरेज इस्तेमाल करना वैसा है जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील की गाड़ी लेकर रेस में उतर जाना। सेविंग्स, स्टॉक्स से और बॉन्ड्स जैसे पेपर एसेट्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि उन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उन पर लेवरेज लेना मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। बैंक भी यह बात जानते हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए लोन आसानी से नहीं मिलता। कियोसाकी 4 चीजों पर कंट्रोल की बात करते हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी। अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो अक्सर इन चारों पर आपका कंट्रोल होता है। आप मार्केटिंग से इनकम बढ़ा सकते हैं और सिस्टम्स या ऑटोमेशन से खर्च घटा सकते हैं। लेवरेज सिर्फ पैसा नहीं होता, इसके और भी रूप होते हैं। प्रोडक्ट भी लेवरेज हो सकता है। एक डॉक्टर अकेले काम करे तो ज्यादा लेवरेज नहीं होता, लेकिन अगर वही डॉक्टर कोई नई दवा खोज ले, तो उसकी मेडिकल समझ प्रोडक्ट के जरिए
लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। दूसरों की नॉलेज भी लेवरेज है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आप किसी ऐसे इंसान को रख सकते हैं जो 1 घंटे में वह काम कर दे जिसमें आपको 20 घंटे लगते। दूसरों का समय लेवरेज करने का एक और तरीका है। बिजनेस में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जरूरी तो होते हैं लेकिन आपकी असली ताकत नहीं होते। ऐसे काम आउटसोर्स करके आप अपने समय को बचाते हैं और उसे बड़े फैसलों में लगाते हैं। बड़े लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के समय के बिना बड़ी कामयाबी लगभग नामुमकिन है। सोचिए, अगर जेफ बेजोस हर काम खुद करते, खाना बनाना, घर साफ करना, गाड़ी चलाना, तो शायद अमेज़न आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती या फिर वह अभी भी एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान होती। लेवरेज का आखिरी और बहुत अहम रूप है आपका नेटवर्क। सही लोगों को जानना या उन तक पहुंच होना कई बार आपकी सफलता तय कर देता है। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता। अगर आपके नेटवर्क में ऐसा कोई है जो ये काम जानता है तो वही कनेक्शन आपका रास्ता आसान कर सकता है। मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात करते हैं और वह कहता है कि वह एक बहुत कामयाब यूट्यूबर को जानता है और आपकी उससे मीटिंग करा सकता है। यही अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका है। सही समय पर सही इंसान से जुड़ जाना आपकी दिशा बदल सकता है। फाइनेंशियल आईक्यू का पांचवा हिस्सा है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाना। अगर आप जंग में हो तो सही जानकारी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है, और अगर आप बिजनेस की दुनिया में हैं तो जानकारी तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। आज हमने देखा है कि कुछ ही पैसों, सही जानकारी और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से बहुत छोटे बच्चे भी अरबपति बन गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फाउंडर्स ने यह साबित कर दिया कि इंफॉर्मेशन तक पहुंच होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन जैसे सही जानकारी आपको ऊपर उठा सकती है, वैसे ही गलत जानकारी आपको नीचे गिरा सकती है। गलत इंफॉर्मेशन एक बड़ी लायबिलिटी होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग आज भी पैसों के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि वे पुरानी और बेकार हो चुकी जानकारी के सहारे फैसले ले रहे हैं। आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और लगभग मुफ्त है। लेकिन यही सबसे बुरी खबर भी है। जानकारी इतनी ज्यादा है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से इंफॉर्मेशन हर 18 महीने में 2 गुनी हो जाती है। जो बात आपने आज सीखी है, हो सकता है 18 महीने बाद वह पुरानी पड़ जाए। इसीलिए जरूरी है कि इंसान लगातार खुद को सीखता रहे। पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे एक्सपायर खाना खाना। हम में से ज्यादातर लोग दही या दूध की एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि हमारे दिमाग में जो नॉलेज है वह अब भी काम की है या नहीं। कियोसाकी मानते हैं कि यही एक बड़ी वजह है कि आज बहुत से लोग फाइनेंशियली बीमार हैं। उनका दिमाग पुरानी सोच और पुरानी जानकारी से भरा हुआ है। जब तक इंसान अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नया नहीं करता, तब तक उसकी हालत बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है।